हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक भी जर्नल ही है। अभी तक हमने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डील कर लिए हैं और कुछ मिसलिनियस ट्रांजैक्शन को डील किया है। आज हम सेल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं उनको डील करेंगे। सेल में क्या हो सकता है, देखो सेल दो टाइप की हो सकती हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। ठीक है, तुमने प्रोडक्ट सेल किया और उसके बदले तुम्हें उसी टाइम पेमेंट मिल गई, इसे हम कहते हैं कैश सेल। पेमेंट तुम्हें कैश की फॉर्म में मिल सकती है, पेमेंट तुम्हें चेक के थ्रू मिल सकती है। अगर तुम्हें पेमेंट मिलती है कैश में, सेल की पेमेंट उसी टाइम हो गई, कैश तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, स्टोरी खत्म ट्रांजैक्शन की। अगर तुम्हें चेक मिलता है, चेक के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, डिपॉजिटेड ऑन लेटर डेट। अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया चेक रिसीव फ्रॉम सेल डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, उस केस में क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज हो चाहे बैंक इंक्रीज हो, हम उसे डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, स्टोरी खत्म। ओके जी। लेकिन अगर तुम्हें चेक मिलता है लेकिन उसे उसी दिन तुम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, नहीं करते, तो क्या होगा, तो वो चेक तुम्हारे ही पास पड़ा हुआ है, तो उसे हम चेक इन हैंड नॉट डिपॉजिटेड सेम डे। अगर चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो वो चेक तुम्हारे ही पास पड़ा हुआ है, तो उसे तुम चेक इन हैंड टू सेल, चेक इन हैंड डेबिट टू सेल। ओके, चेक उस दिन तुमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि तुमने अगले दिन डिपॉजिट करना है या 2 दिन बाद डिपॉजिट करना है, एक साथ 2-3 चेक तुमने डिपॉजिट करने, ये रीज़न भी हो सकता है। ये रीज़न भी हो सकता है कि जिस दिन तुम्हें वो चेक रिसीव हुआ बैंकिंग आवर्स के बाद, तो तुम बैंक में डिपॉजिट कर ही नहीं पाए। अगर तुम्हें 8 बजे रात को चेक रिसीव हो रहा है तो तुम उसे बैंक में डिपॉजिट अगले दिन करोगे, तो जिस दिन रिसीव होगा उस दिन ये एंट्री करोगे, चेक इन हैंड टू सेल। और जब अगले दिन वो डिपॉजिट होगा तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। कैश ट्रांजैक्शन के साथ मैक्सिमम ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने क्रेडिट सेल की है, उस केस में जिसको तुमने सेल किया है वो तुम्हारा डेटर बन गया, वो तुम्हारे लिए एक एसेट बन गया, तो उस पर्सन का नाम डेबिट, बायर डेबिट या डेटर डेबिट टू सेल। कुछ दिन बाद ये तुम्हें पैसे देगा, ये आदमी पैसे देगा, तो कैश डेबिट टू डेटर। ये तुम्हें चेक भी दे सकता है, चेक के साथ क्या हो सकता है, तुम सेम डे डिपॉजिट कर दो, और चेक के साथ ये हो सकता है कि तुम उसे नेक्स्ट डे डिपॉजिट करो। सेम वैसे ही चेक अगर तुम्हें उससे मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर सेम डे डिपॉजिट करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर जिसको तुमने सेल की थी। अगर चेक तुम नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हो तो 2 एंट्री होंगी, जिस दिन चेक मिलेगा चेक इन हैंड डेबिट
टू डेटर। फिर जब उसे डिपॉजिट करोगे तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। मैक्सिमम यही केस हो सकते हैं इसमें। तो कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है? जैसे तुमने सेल की, गुड सेल कर रहे हो तो सेल प्राइस दे दिया इन्होंने, तो सिंपल एंट्री कैश टू सेल या डेटर टू सेल। लेकिन कई बार ये ऐसा नहीं करते, कई बार ये बोलते हैं हमने गुड सेल करी, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम पेमेंट रिसीव करोगे तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जब आ जाता है तो साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनका क्या करेंगे? नोटबुक हमेशा मैं कहता हूँ साथ रखो अपने, जो पॉइंट काम के हैं उन्हें नोट करते चले जाओ, ठीक है ना। क्या हो सकता है, तुम सेल कर रहे हो और तुम्हें सेल प्राइस दिया है, प्रॉब्लम खत्म। तुम सेल कर रहे हो, तुम्हें सेल प्राइस के साथ ट्रेड डिस्काउंट दे दिया प्लस ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई, ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा सेल प्राइस के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें सेल प्राइस दिया है, साथ में तुम्हें दे दिया ट्रेड डिस्काउंट भी है, साथ में दे दिया पेमेंट मिलेगी तो कैश डिस्काउंट भी है। ये एक केस बन जाता है। एक केस बन जाता है तुम्हें दे रखा है कॉस्ट प्राइस, चीज तुमने जितने में खरीदी तुम उसे उतने में तो बेचोगे नहीं, कुछ वैल्यू उसमें ऐड करके, जो कि तुम्हारा प्रॉफिट है, कुछ वैल्यू ऐड करके उसे सेल करते हो, तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस दे देंगे, साथ में बोल देंगे कि हमने इतने % प्रॉफिट अर्न किया, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? लिस्ट प्राइस आएगा। 10,000 की चीज़ थी, 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो, है ना, तो 10,000 प्लस 2,000, 12,000 में तुम बेच रहे हो, वो उसका लिस्ट प्राइस है। लेकिन फिर तुम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, अगर वो थोड़ी जल्दी तुम्हें पेमेंट कर दे रहा था तुम उसे कैश डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो मैक्सिमम ये केस तुम्हारे साथ आ सकता है, ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से किया जाएगा, एक एक ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे। इस क्लास के एंड तक तुम्हें सेल से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सेल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस तुम्हारी दूर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल लो, आधे घंटे की क्लास होगी कम से कम, तो मान के चलो आधे घंटे वीडियो देखनी है पूरी, तो ही समझ आएगा। बीच में से स्किप कर करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ, अगर पढ़ने बैठे हो तो फोकस करो और अपना कुछ टाइम दो। जितना टाइम तुम दोगे उतना ही नॉलेज तुम्हारे दिमाग में आएगा, ठीक है ना। चलते चलते गोलगप्पे खाने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो ट्रांजैक्शन लेते हैं। ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड फॉर रुपीज, ईजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे। 10,000, 10,000 में तुमने गुड सेल की। यहाँ हम ट्रांजैक्शन करते जाते हैं इनकी। डेट LF और डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। 10,000 रुपीज़ में तुमने सेल की। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल कर रहे हो तो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू, सेल तुम्हारी इनकम है। मैं तो पहले ही बताया, जब भी परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। जब भी तुम सेल करोगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक इनकम है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 10,000, ये सबसे सिंपल एंट्री है। तुमने कैश सेल की, तुम क्रेडिट सेल भी कर सकते हो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, 10,000। वैसे तो नाम दे रखा है यहाँ पर और साथ में ये भी दे रखा है कि तुमने क्रेडिट सेल की।
ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से हमें पता चल रहा है कि क्रेडिट सेल हुई। लेकिन अगर सिर्फ नाम दे रखा हो तो भी वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ऐसा मान के चलो। राम को तुमने सेल की, कैश आया नहीं आया, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। लेकिन सेल तो हुई है, जब भी सेल होगी तो सेल अकाउंट क्रेडिट तो हो गई। अगर कैश आ जाता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन कैश नहीं आया तो पर्सन के नाम से हमें मतलब है। अगर कभी भी तुम ट्रांजेक्शन करते हो तो तुम्हें पर्सन के नाम से सिर्फ तभी मतलब है अगर वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, तो यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पर्सन के नाम से अगर हमें मतलब है तो पर्सन से रिलेटेड रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ तुम्हें कोई गुड्स दे नहीं रहा, तुम किसी को गुड्स दे रहे हो, तुम सेल कर रहे हो, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, तो राम डेबिट टू सेल। नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाना, ओके जी। 10,000। और क्या हो सकता है? सोल्ड गुड्स टू नाम, सिर्फ नाम दे रखा है, 10,000 की सेल कर दी राम को, ये भी क्रेडिट सेल ही है क्योंकि नाम दे रखा है किसी का। तो राम डेबिट टू सेल। नरेशन लिखनी होगी, हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं जल्दी जल्दी करने की वजह से। अब अगर मान लो तुम राम को सेल करते हो और राम तुम्हें 10,000 की बजाय 9,000 देता है और फुल सेटलमेंट हो जाती है। रिसीव रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम राम। राम से इस ट्रांजेक्शन की रिस्पेक्ट में कह रहे हैं हम, ठीक है। वैसे तो राम से हम 2 बार खरीद चुके हैं, लेकिन राम से हमें 9,000 मिले इन फुल सेटलमेंट। तो 1,000 क्या है? 1,000 डिस्काउंट है। अब इस डिस्काउंट का क्या करें? बार बार मैं कहता हूँ तुम्हें डिस्काउंट के बारे में मत सोचो। तुम्हें 9,000 रिसीव हो रहे राम से, तो सिर्फ उसकी एंट्री करो पहले। राम से रिसीव हो रहे तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। इसे नहीं लिखते अभी, कैश टू राम। कभी भी डिस्काउंट का क्या करना है, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, शुरू में कन्फ्यूज़न बच्चों में होता है, बाद में ट्रांजैक्शन करते करते फिर रट जाती है ट्रांजैक्शन और समझ भी आ जाती है। डिस्काउंट का क्या करें? हमें राम से मिल रहे हैं, वी आर रिसीविंग फ्रॉम राम, राम से हमें मिल रहे हैं पैसे, तो डिस्काउंट का क्या करें? कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये याद रखना, राम से हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। लॉजिक तो ये है, सिंपल समझना हो तो ये है कि कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। लेकिन अगर लॉजिक समझना चाहते हो तो ये है कि राम ने तुम्हें पैसे दिए सेल के बदले, जो गुड्स तुमने राम को सेल करी थी, तुम्हें पैसे मिले तो तुमने उसे कुछ पैसे छूट, डिस्काउंट दे दिया, कुछ छूट दे दी, तो वो तुम्हारे लिए लॉस है। सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट तुमने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड। अब एक तरीका और है इसे सही करने का कि जो डेबिट साइड में 2 आइटम है, जहाँ पे भी 2 आइटम हो, डेबिट में 2 आइटम है तो डेबिट वाले अमाउंट को पहले लिखो, क्रेडिट में 2 आइटम है तो क्रेडिट वाले अमाउंट को पहले लिखो। तो कैश हमें मिला 9,000, 1,000 तुमने डिस्काउंट दे दिया, टोटल सेटलमेंट हो गई 10,000 की, ठीक है। इसने हमें सारा अमाउंट पे कर दिया। क्या ज़रूरी है ऐसा कि वो हमेशा ही हमें सारा अमाउंट पे कर दे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, रिसीव्ड सोल्ड गुड्स टू मोहन, रुपीज 20,000, 16,000 rupees, 16,000 received immediately on date of sale.
ठीक है। जिस दिन हमने सेल करी उसी दिन हमें 16,000 रुपये मिल गए 20 में से। अब देखो अभी तक कैश सेल आती थी, क्रेडिट सेल आती थी, अब यहाँ पर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का मिक्सचर है। 20,000 की तुमने सेल करी, मोहन को सेल की है तो सेल तो क्रेडिट हो गई, सेल तो क्रेडिट होना ही है। अब कितनी सेल का पैसा तुम्हें मिल गया? तुम्हें मिल गया 16,000, तो 16,000 तुम्हारी कैश सेल है, कैश मिल गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। 16,000 तुम्हें मिल गया, 4,000 मिलना है। देखो अभी जैसे राम से हमें यहाँ 10,000 मिलना था तो हमने राम को डेबिट कर दिया था। जितना अभी हमें उनसे मिलना है उतने के वो हमारे लिए डेटर है, और डेटर डेबिट होता है, ठीक है ना। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, क्रेडिटर को हमने फ्यूचर में देना है इसलिए वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। डेटर से हमें फ्यूचर में मिलना है, वो हमारे लिए एसेट है इसलिए वो डेबिट होता है। तो मोहन से हमने परचेज़ किया 20,000 में से 60,000 की गुड्स, 16,000 की गुड्स कैश, तो बाकी 4,000 यानी कि क्रेडिट है, वो फ्यूचर में देगा। तो इसे क्या करेंगे? अगर किसी को हमने सेल किया है और वो हमें फ्यूचर में पैसे देने वाला है तो वो हमारे लिए एक डेटर बन गया। मोहन डेबिट 4,000 टू सेल, टोटल सेल तो तुम्हारी 20 ही है। अब इसमें कुछ और जोड़ते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को जोड़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन, गुड्स टू रोहन, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे तुम बुक परचेज करने जाते हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बुक परचेज करने गए 5,000 की बुक, 500 की बुक है, तुम्हें 10% डिस्काउंट, यानी कि 500 में से 50 का डिस्काउंट, 450 की तुम्हें बुक पड़ी, ये उसका तुम्हारे लिए परचेज प्राइस है। इसी को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, यही उसका कॉस्ट प्राइस है, इसे बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर भी 20,000 की गुड्स हमने सेल करी है रोहन को। अब देखो सेल कैसी सेल है, ये कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है? सोचो, ये क्रेडिट सेल है क्योंकि नाम आ रहा है, लेकिन साथ में ये नहीं आ रहा कि हमने उसे कैश सेल किया, उससे हमें कैश मिल गया, ऐसा नहीं आ रहा। इसमें ये आ रहा है कि रोहन को तुमने सेल किया बस, तो ये क्रेडिट सेल है। 20,000 की सेल है, लिस्ट प्राइस है 20,000, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,000, नहीं 20% है ना, तो 10% हो गया 2,000, 20% 4,000 का डिस्काउंट। 16,000 में तुमने सेल करी गुड्स टू रोहन, सिर्फ इसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। रोहन को सेल कर रहे हो, सेल तो क्रेडिट होना ही है। डेबिट क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट या रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 16,000 में तुमने सेल की, ओके। आगे चलते हैं, अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रुपीज, लीस्ट प्राइस 20,000 एट 20%। एक ही चीज़ लेंगे हम, अमाउंट सेम लेंगे और एक चीज़ जोड़ते जाएंगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। He paid the amount
on same date, yeah, he paid the amount immediately on same day and availed CD कैश डिस्काउंट। सेम डे उसने पेमेंट कर दी और हमने उसे 10% डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट, देखो कैश डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट भी कैलकुलेशन पर्पज में तो यूज़ होता है, लेकिन बुक्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को हम डेबिट नहीं करते। ठीक, क्या जर्नल एंट्री होगी? देखिए यहाँ पे लिस्ट प्राइस है गुड्स का, कितना 20,000 माइनस तुमने TD ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, 20,000 का 20% 4,000 तुमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो तुमने गुड्स 16,000 में बेची। उसने तुम्हें इमीडिएटली सारा अमाउंट पे कर दिया। जब उसने तुम्हें अमाउंट पे किया, तुमने उसे कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितना कैश डिस्काउंट दिया तुमने उसे? तुमने दिया उसे कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, तुम डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट तुम्हारे लिए यहाँ पे लॉस है, लॉस डेबिट होते हैं, ये याद रखना। तो तुमने इस अमाउंट का, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आता है वही परचेज होता है, वही सेल होता है। परचेज की ट्रांजैक्शन होगी तो यही अमाउंट है परचेज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो यही है सेल, ये नहीं है सेल प्राइस। सेल प्राइस ये माना जाएगा। ठीक है, 16,000 की गुड सेल करी, हमने उसे ऑफर किया कि हम तुम्हें 10% डिस्काउंट देंगे अगर आप टाइम से पेमेंट कर दो तुरंत। उसने हमें दे दी पूरे 16,000, तो हमें उसे कैश डिस्काउंट देना पड़ा। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, फ्रॉम पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट हमने उसे दिया, इसका 16,000 का जितनी पेमेंट हमें की जाएगी, अगर इसमें 10,000 पेमेंट की जाती तो हम 10,000 पे कैश डिस्काउंट, जितना पैसा हमें इमीडिएटली मिलता है कैश डिस्काउंट हम उसी अमाउंट पे देते हैं। तो यहाँ तो पूरा ही अमाउंट उसने दे दिया हमें। अगले क्वेश्चन में हम कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो पूरा अमाउंट दे दिया, 16,000 के ऊपर ही हमने 10%, एक जीरो हटा दो एंड में से तो आ जाता है 10%। तो हमें मिले 14,400 फाइनली रिसीव्ड। तो एक तरीके से ये तो सारी ही कैश सेल हो गई। 14,400 हमें रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखो सेम डे रिसीव हो गया है अमाउंट, तो ज़रूरी नहीं है उस आदमी के नाम की एंट्री की जाए रमेश के, उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मिल गए 14,400। अब डिस्काउंट को मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा कि कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, डिस्काउंट एक लॉस है इसलिए डेबिट होगा, यहाँ तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। डिस्काउंट तुम अलाउ कर रहे हो, $1,600 और तुमने सेल कितनी करी है? 16,000 की। तो सेल्स अकाउंट शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। अब जैसे इसमें तो इसने सारी ही पेमेंट हमें कर दी थी, तो हमने पूरी पेमेंट के ऊपर इसे डिस्काउंट दे दिया। ज़रूरी नहीं है ये सारी पेमेंट करे, हो सकता है 40% पेमेंट करे, हो सकता है 50% पेमेंट करे। तो जितनी पेमेंट की हमें करेगा सेम डे, उसी पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। बनाते हैं एक ट्रांजेक्शन ऐसी। साथ साथ नोट करते रहना, ट्रांजेक्शन ऊपर चलती जाएंगी। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू राम। अब देखो यहाँ पर हम सब क्वेश्चंस के अंदर क्या सेल प्राइस है वो ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें सेल प्राइस दिया ही नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, उसमें प्रॉफिट भी ऐड करना होगा। तो अभी हम धीरे धीरे टफ एंट्री की तरफ आ रहे हैं। सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ₹1 lakh to
राम ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20% ही लेते हैं, चलो 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%. He paid 40% amount on same day and availed cash discount. ओके, अब इस एंट्री को कैसे करोगे? 2 सेकंड 2 मिनट रुक के पहले तुम सोचो ये ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी। पहले तुम्हें बताया गया है कि सेल प्राइस क्या है। सेल प्राइस है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा फोकस करके समझो। लिस्ट प्राइस है 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20% है। 1 लाख का 20% 20,000, तो 80,000 में तुमने सेल करी। ये वो अमाउंट है जिसे तुम सेल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। 80,000 में तुमने सेल करी। अब तुमने बोला भाई अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते तो हम तुम्हें 10% कैश डिस्काउंट और देंगे, तो उन्होंने 40% अमाउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, तो इसका 40%, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव्ड 80,000 का 40% तुम्हें मिल गया। कितना? 32,000 तुम्हें मिल गया सेम डे। तो 32,000 का 10%, इसका 10%, देखो इसके ऊपर 40% निकला और इसके ऊपर अब 10% निकलेगा 3200। 32,000 का 10%, 3200 तुमने कैश डिस्काउंट दिया, तो 28,800 तुम्हें मिल गए रिसीव्ड। समझे? इतने तो मिल गए। बैलेंस अभी कितना बचा हुआ है जो उससे मिलना है, जो अभी उससे और मिलना है? 60% बचा है। दो, या तो ऐसे कर लो 80,000 में से 32,000 मिल गए तो 48,000 बचा है, या ये कह लो 40% मिल गया तो 60% बचा है ना। 100% में से 40% मिल गया तो 60% बचा है। 80,000 का 60% निकाल लो, 48,000 ये बचा हुआ है। समझे? अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। कुछ पेमेंट मिल गई उसे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट जब मिली तो हमने डिस्काउंट दिया उसे रिकॉर्ड करेंगे, कुछ पेमेंट बची हुई है ना, इसे इन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे वो देखो। देखिए तुम्हें कितना कैश रिसीव हुआ। सेल कितनी करी तुमने? सेल करी तुमने 80,000 की, ठीक है। तुम्हें कितना कैश रिसीव हुआ? 28,800 कैश टू सेल। जो कैश सेल है उसमें कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट 28,800 तुम्हें रिसीव हो गया। तो तुमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट भी डेबिट होगा 3200 रुपये। जो रिसीव हो गया वो ये रहा डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट अलाउड। $3,200 जो अमाउंट उसने फ्यूचर में पे करना है उतने का डेटर बन गया 48,000।
नाम क्या था आदमी का? राम। राम उतने अमाउंट से, देखो तुम्हें पहले ही बताया गया था, अगर तुम्हें कैश मिल जाएगा, कैश सेल में तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा अगर नहीं मिलेगा तो वो क्रेडिट सेल है। तो यहाँ पर इतने की तो कैश सेल थी और इतने की क्रेडिट सेल थी, तो 48,000 से हमने डेबिट कर दिया राम को, क्योंकि राम हमारे लिए एक डेटर है। राम हमारे लिए एक डेटर है और सारे डेटर डेबिट ही होते हैं, फ्यूचर में वो हमें पैसे देगा, तो हमारे लिए वो एक एसेट है। टू सेल, तुम्हें पहले ही बताया था, सेल हमेशा इस अमाउंट से होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आता है अमाउंट, उस अमाउंट से सेल को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है जी। अब क्या बच गया इसमें? अब ये बच गया कि हमें कॉस्ट प्राइस दे देगा। क्वेश्चन में हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस कि इतनी कॉस्ट की गुड्स थी जो तुमने सेल करी, उसी कॉस्ट इतनी थी, यानी कि तुमने उसे परचेज इतने में किया था, लेकिन बेचते टाइम तुमने उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचा, कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या होगी? लीजिए इसका भी यूज़ कर लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग, ₹1,00,000 sold to Rohan at 20% profit on cost. He is allowed %10 cash discount and 20% trade discount। पहले ही क्वेश्चन में यही हो रहा है। He paid immediately and availed cash discount। सोचो क्या एंट्री होगी, सोचो पहले। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सेल प्राइस दिया ही नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो हमें दिया ही नहीं है, तो वो भी हमें निकालना है। गुड्स की कॉस्ट दे रखी है, यानी कि तुमने जितने परचेज किया वो प्राइस तुम्हें दे रखा है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1,00,000 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है, प्रॉफिट कई बार इस प्राइस के ऊपर दे देते हैं, कई बार प्रॉफिट दे देते हैं ऑन सेल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है वो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आएगा, और ये सेल के ऊपर ही प्रॉफिट दे देते हैं, इस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट देते ही नहीं। तो कैसे हम उस परसेंटेज को कैश में कन्वर्ट करेंगे, ये भी तुम्हें बताया जाएगा। कुछ ही केसेस में आता है ऐसा। प्रॉफिट है तुम्हारा 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 1,00,000 का 20%, ₹20,000 के प्रॉफिट में तुमने बेचा, तो तुमने बेचा उसे 120 में, फिर तुमने उसमें, ये बन गया इसका लिस्ट प्राइस, फिर तुमने उसको दिया ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 120 का 20%। कई बच्चे सोचते हैं कि पहले 20% प्रॉफिट ऐड किया, फिर 20% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करें तो ये तो सेम ही हो गया। नहीं, 20% प्रॉफिट इस प्राइस पे और 20% ट्रेड डिस्काउंट इस प्राइस पे, तो 120 का 20% 24,000। तो गुड्स हमने सेल करी 96,000 में। एक तरीके से देखा जाए तो लॉस में सेल कर दिया। 1,00,000 तो कॉस्ट थी, हमने 96 में सेल कर दिया। फिर हमने साथ में बोला कि चलो तुम्हें हम कैश डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट देने का वादा भी किया, और उसने हमें उसी दिन पेमेंट कर दी, सेम डे।
तो अब इस अमाउंट के ऊपर हम कैश डिस्काउंट देंगे। $96,000 का 10%, एक जीरो हटा दो, 9600। ठीक है, ऐसे अमाउंट आते हैं। कैलकुलेट करने के बजाय सीधे तुम 96 में 10,000 लेस करो, 10,000 लेस करके 400 ऐड कर दो। ठीक है ना, 86,400। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है थोड़ी तो तुम्हें एक बेनिफिट मिलता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा टाइम बचता है। सोचो इसकी क्या एंट्रीज होंगी। ये कैश सेल है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सारा अमाउंट उसी दिन मिल गया। तो एंट्री क्या होगी जी, एंट्री ये होगी। कैश तुम्हें कितना मिल गया, कैश मिल गया तुम्हें 86,400। कैश अकाउंट डेबिट, $86,400। तुमने कितना कैश डिस्काउंट दिया, 9600, वो भी डेबिट होगा। टू सेल, मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे सेल मानते हैं, 96,000। देखो प्रॉफिट कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इन दोनों को रिकॉर्ड अलग से नहीं किया जाता। ठीक है, इसी ट्रांजैक्शन को और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं इसमें। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 sold at 40% प्रॉफिट। ऑन कॉस्ट भी लिख लो, कैश डिस्काउंट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। He at 40% profit to महेश, महेश को बेचा हमने एट 40% प्रॉफिट। हमने कहा 10% तुम्हें कैश डिस्काउंट दे देंगे, 20% तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ही पेड 60% अमाउंट। सेम डे ही पेड 60% अमाउंट। देखो क्या हुआ, कैश सेल भी है यहाँ पर, क्रेडिट सेल भी है और साथ में प्रॉफिट भी आ गया। अब इससे ज़्यादा तुम्हारे में नहीं है, इतना ही है तुम्हारे में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पहले वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस है, ये वर्किंग तुम क्वेश्चन के एंड में करोगे। जर्नल एंट्री एक जगह की जाएगी, उसके एंड में तुम ट्रांजैक्शन का नंबर लिख के जर्नल एंट्री करोगे। ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए हर ट्रांजैक्शन के साथ जर्नल एंट्री की जा रही है। कॉस्ट प्राइस है 20,000, तुमने 40% प्रॉफिट में सेल की तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट होगा 20,000 का 40%, 8,000 के प्रॉफिट में तुमने गुड्स सेल करी, यानी कि तुमने सेल किया गुड्स 28,000 में। ये उसका लिस्ट प्राइस कह लो या सेल प्राइस है।
लिस्ट प्राइस कई बार दिया होता है क्वेश्चन में, फिर उसमें से तुम लेस करते हो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कितना ट्रेड डिस्काउंट इस अमाउंट पे निकलेगा 28,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया तुमने। 28,000 का 20% कितना हुआ 5,600। 10% निकालो 28 डबल कर दो 5,600, ठीक है। लेस किया 22,400 में तुमने सेल किया। देखो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा यही है सेल प्राइस, इसी से सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब तुमने बोला हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे 10%, अगर आप हमें टाइम से पेमेंट कर दो। उसने हमें 60% अमाउंट टाइम से पे कर दिया महेश ने। और कितना अमाउंट तुम्हें रिसीव हो गया, अमाउंट रिसीव्ड 60% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। ये तुमने रिसीव कर लिया। इसका 60% कितना होगा 2240 10% है 2240 इंटू 6 कर लो। 13,440 तुम्हें रिसीव हो गया। ओके 40% तुम्हें रिसीव नहीं हुआ बैलेंस। दो तरीके से निकाला जा सकता है, तुम्हें पहले ही बताया था। 22,400 में से जितना रिसीव हो गया 13,440 लेस कर दो 8,960 रुपये रिसीव नहीं हुआ। ऐसे कर सकते हो, या इसका 40% निकाल लो। 60% तो रिसीव हो गया, 40% रिसीव नहीं हुआ। 2240 का 40% 10% ही है तो 40% मल्टीप्लाई कर दो 8960, ये बैलेंस बचा हुआ है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसे अमाउंट को, और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके जी, जितना अमाउंट तुम्हें रिसीव हुआ इसके ऊपर तुम 10% डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट माइनस 10% कैश डिस्काउंट। वन थ्री 10% मतलब एक जीरो हटा दो 1344, तो 12,096 तुम्हें रिसीव हुआ फाइनली। जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तुम जर्नल एंट्री कर लिया करो एक बार अपनी तरफ से, ठीक है ना। उससे क्या होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा कि जो हमने सोचा था वही जर्नल एंट्री हुई है, ठीक है। कोई बात नहीं, इन ट्रांजैक्शन को 3-4 बार करो। उसके बाद जाओ अपनी फेवरेट बुक पे जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर जो टफ क्वेश्चन हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को करो, ठीक है ना। अभी एक वीडियो हम और बनाएंगे इसके ऊपर, उसमें तुम्हारे देखे हुए मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आएंगे जो तुम स्कूल में करते हो, तो तुम्हें थोड़ा और इजी लगेगा। देखो जी, कैश सेल भी है यहाँ पर और क्रेडिट सेल भी है। ये तुम्हारी क्रेडिट सेल है ना। तो जितना अमाउंट तुम्हें मिल गया, ये अमाउंट तुम्हें मिला, और इसके ऊपर तुमने ये डिस्काउंट दिया 1344। जितना अमाउंट तुम्हें मिला, कैश अकाउंट डेबिट 12,096, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट तुमने अलाउ किया 1344,
इतना अमाउंट तुम्हें अभी और मिलना है, इतने अमाउंट से डेटर बन गया ना तुम्हारा, और डेटर हमेशा डेबिट होते हो, तो 8960 से ये डेबिट होगा। डेटर कौन था? महेश। और सेल तुमने कितने की करी है? इनको टोटल करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है 22,400, ठीक है, टू सेल। ओके। कई बार ऐसा भी होता है जब हम सेल करते हैं तो हम कार्टेज वगैरह पे करते हैं साथ में, है ना। तो अगर तुम कार्टेज पे कर रहे हो, सामान को पहुंचाने का भाड़ा तुम पे कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या करोगे? कार्टेज डेबिट। मान लो महेश कोई हमने गुड सेल करी और हमने कार्टेज पे किया 200 रुपीज़, तो कार्टेज डेबिट तो कैश। लेकिन अगर हमने महेश को सेल करी और कार्टेज पे किया, जो हम बाद में उससे रिकवर कर लेंगे, तो खर्चा किसका है? तब तो खर्चा हमारा नहीं है, तब तो खर्चा महेश का है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें शॉप में भेजा कि भाई मेरे लिए एक पेन लेकर आओ, ठीक है। तो जब तुम पेन परचेज करोगे तो क्या वो तुम्हारा एक्सपेंस है? नहीं, तुम वो पैसा मुझसे ले लोगे। तो एक्सपेंस वो फाइनली मेरा है, जिसने फाइनली उस अमाउंट को पे करना है, एक्सपेंस उसके लिए। अभी तक तो कार्टेज महेश ने बेयर करने की बात की थी, महेश बेयर करेगा, तो कार्टेज टू कैश। लेकिन अगर नहीं, अभी तक कार्टेज हम पे कर रहे थे, तो कार्टेज टू कैश ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए एज एन एक्सपेंस हमने उसे डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव। लेकिन पे तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन उसे बेयर करेगा महेश, महेश का खर्चा है। तब क्या होगा? तब उस केस में हम वो पैसा महेश से मांग लेंगे। अभी हम पे जरूर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन फ्यूचर में हम महेश से मांग लेंगे, इसलिए महेश फिर दोबारा हमारा डेटर बन गया उतने अमाउंट से। तो अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं विच विल बी बियर बाय बायर ऑफ गुड्स, तो उस केस में उस आदमी को डेबिट किया जाएगा, ठीक है, ये समझ लेना। अभी इतनी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ठीक, इनको 2-3 बार अच्छे से करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जर्नल के, क्योंकि मैं चाहता हूँ जर्नल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो इसे रिवाइज कीजिए। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।